तो अब हम देख रहे हैं अंडजनन ऊजेनेसिस। तो थोड़ा बहुत तो मैंने बता दिया था अभी ऊजेनेसिस किस तरीके से होता है, अंडजनन होता है। फिर से अब हम शुरुआत करेंगे कि ये कहाँ से प्रारंभ हो गया था। भ्रूणीय अवस्था में हो गया था, जब बच्चा जो है माँ के भ्रूण में सॉरी माँ के किसमें जो क्या नाम है गर्भाशय में 10 दिन का हो गया था। 10 दिन के बाद क्या होता है, जो मादा शिशु अंडाशय है उसके अंदर मैंने बताया था जर्मिनल उपकला रहती है। वो जर्मिनल उपकला में क्या होती है, मादा जर्म कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, वो मादा जर्म है ना, जिसको हम फीमेल जर्म लेयर जर्म सेल कह सकते हैं, वो अंदर की तरफ आते हैं किसमें, अंडाशय में। और उसके बाद ये अंडाशय में आती हैं और साथ ही साथ जो हमारी ट्यूनिका एल्बुजिनिया थी उसकी भी सेल अंदर आती हैं, और अंदर आने के बाद वो कहलाती है पीठिका सेल, स्ट्रोमा कोशिका या सेल, है ना। अब वो दोनों क्या करती हैं, आपस में संबंध बनाती हैं, और ये जो है पीठिका सेल जो आई हैं वो क्या करेंगी, इसको पोषण देंगी। किसको पोषण देंगी, हमारी जो अभी आई है मादा जर्म इस सेल आई है उसको पोषण देगी। और ये जो क्या करेंगी, एक आवरण की तरह ऊपर इसके चढ़ जाएंगे। किसके ऊपर चढ़ जाएंगी, हमारी जो जर्म सेल है उसके ऊपर, मादा जर्म कोशिकाएं। ठीक है, अब क्या होगा, इसको हम क्या कहते हैं, जो अब ये जो बड़ी सी थोड़ी सी संरचना है ना, जो हमारी जर्म सेल है उसको हम कहते हैं अंडजननी ओगोनिया, है ना, ओगोनिया। और जो ये पूरी संरचना है उसको हम कहेंगे अंडवाही रज्जु। अब इसमें होगा क्या, विकास। अब विकास के बाद ये बड़ी कोशिका थोड़ी बन जाएगी, है ना, और ये बड़ी कोशिका कहलाएगी प्राथमिक अंडक। और जो इसके ऊपर ये जो स्ट्रोमा के आवरण बना उसे कहेंगे हम स्ट्रोमा सेल, और जो उसको चारों तरफ कोशिकाएं उसको हमने कहा है पुट्टक कोशिका या ग्रेनुलोसा सेल या स्ट्रोमा सेल। ठीक है, अब इसको पूरे संरचना को हम कह रहे हैं प्राथमिक पुट्टिका, प्राइमरी फॉलिकल। अब ये प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर एक थोड़ा आवरण रहता है, मतलब कि जो हमारी प्राथमिक जो हमारा क्या अंडक है, जो जो हमारा प्राइमरी ओसाइट है उसके ऊपर एक आवरण रहता है जो कि रहता है जोना पेलुसिडा का। ठीक है, जोना पेलुसिडा का एक आवरण रहता है प्राथमिक पुट्टिका के ऊपर। अब एक और बात है कि जब बच्चा अभी 10 दिन के बाद ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है, क्या बन गया, प्राथमिक फॉलिकल पुट्टिका बन गई है। उसके बाद जब गर्भकाल 5 महीने का होता है जब बच्चा, ठीक है, तो उसमें ये जो प्राथमिक पुट्टिका है वो रहती है 5 मिलियन 50 लाख पर अंडाशय रहती है। उसके बाद जब 6 महीने का गर्भकाल होता है तो उसमें 7 मिलियन 70 लाख पर अंडाशय रहती हैं। ठीक है, अब होता क्या है, जब बच्चा 6 महीने के गर्भकाल में होता है तो अब इसमें जो हमारी प्राथमिक पुट्टिका है इसमें अर्धसूत्री फर्स्ट होता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में क्या होता है कि मैंने बताया था पहले क्या होता है, हमने जब पढ़ा था वो वाला विभाजन वाला चैप्टर क्लास 11 का, उसमें देखा था हमने कि अर्धसूत्री विभाजन की 4 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी, सबसे पहले होती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज में भी बहुत सारी 5 अवस्थाएं आती हैं, है ना, जिसमें कि एक होती है डिप्लोटीन। ठीक है, वो डिप्लोटीन जैसे जाइगोटीन, डिप्लोटीन ये सब होती है ना। डिप्लोटीन जब होती है ना तो वहाँ पर डिप्लोटीन उसमें कारक ना होने के कारण जो उसको प्रोमोट करेंगे, है ना, वो प्रोमोटिंग फैक्टर ना होने के कारण यहाँ पर विभाजन रुक जाता है। तो रुकने के मतलब रुक गया, अब अर्धसूत्री फर्स्ट नहीं हुआ। तो अब क्या होगा, जब 6 महीने का गर्भकाल है वहाँ पर कोई विभाजन नहीं हो रहा है, तो 6 महीने से 9 महीने तक मतलब जब शिशु जन्म लेने वाला है तो जन्म तक क्या होता है कि जो मतलब कि जो हमारी जो 7 मिलियन पर अंडाशय जो प्राथमिक पुट्टिका प्राइमरी फॉलिकल है वो अब केवल कितनी बचेगी, वो केवल बचेगी 2 मिलियन प्रति अंडाशय, मतलब कि 2 लाख, कितने 70 लाख से 20 लाख, 70 लाख से 20 लाख, 7 मिलियन से 2 मिलियन पर अंडाशय बची है। अब ये हुआ क्या, मतलब खत्म कैसे हुए, तो इस खत्म को नष्ट होने को हम कहेंगे पुट्टिका जीर्णता, है ना, पुट्टिका जीर्णता, फॉलिकल एटेरिया, है ना, एटेरिया, या हम कह सकते हैं एटरेटिक फॉलिकल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गई है, जीर्णता मतलब कि नष्ट हो गई, खत्म हो गई क्या, प्राथमिक पुट्टिका। अब जन्म से यौवन अवस्था तक, जब यौवन प्राप्ति होगी, यौवन प्राप्ति प्यूबर्टी एज आएगी, तो क्या होगा, प्यूबर्टी एज क्या होती है, जो हमारी स्त्री है उनमें हो सकती है 10 से 12 या 11 से 12, है ना, या 13 तक, है ना, ये हम कह सकते हैं इतनी हो सकती है। तो जब यौवन प्राप्ति प्यूबर्टी एज होती है तो ये जो प्राथमिक पुट्टिका जो अब 2 मिलियन जब जन्म लिया थी तो यौवन प्राप्ति तक और कब हो जाती है ना, तो अब कितनी हो जाती है, 60 से
80,000 तक पुट्टिका हो जाती है, जो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो इतनी हो जाती है। और ये याद रखना, जब 1 मंथ का गर्भकाल होता है तो 1500 प्राथमिक पुट्टिका पर अंडाशय रहती है, ठीक है। और 5 महीने में 5 मिलियन हो जाती है, और 6 महीने में 7 मिलियन, उसके बाद रुक जाती है, और 6 से 9 महीने तक जन्म लेती है तो 2 मिलियन बचती है। और अब जो हमारा क्या है, यौवन प्राप्ति तक कितनी बची, 60 से 70 80,000, ठीक है। 60 से 80,000 क्या हो गया, जीर्णता आ गई है, जीर्णता पुट्टिका, जीर्ण पुट्टिका हो गई है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यौवन प्राप्ति हो गई है, हमें तो, हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, हमें तो अंड जनन करवाना है ना, oogenesis कराना है, हमें तो अंडाणु बनाना है। तो अंडाणु बनाने के लिए क्या होता है कि यहाँ पर यौवन प्राप्ति जब हुई, जैसे कि हमने देखा था मेल्स में जब यौवन प्राप्ति होती, GnRH निकला, GnRH हार्मोन निकला था, वो क्या करा रहा था, वो प्रेरित कर रहा था किसको, जो हमारा क्या है, पीयूष ग्रंथि से LH और FSH हार्मोन निकला था, जो कि क्या कर रहा था, LH हार्मोन क्या करवा रहा था, लेडिक सेल से निकलवा रहा था एस्ट्रोजन को अंदर लेके जा रहा था। FSH क्या करवा रहा था, जो हमारी सर्टोली सेल है उससे क्या निकलवा रहा था, सर्टोली सेल से निकलवा रहा था ABP, वो ABP टेस्टोस्टेरोन को अंदर लेके जा रहे थे, और ये टेस्टोस्टेरोन क्या करवा रहा था, शुक्र जनन प्रक्रिया को प्रारंभ करवा रहा था, याद है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी इसी तरीके से नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या होगा, जब एक फीमेल में यौवन प्राप्ति होगी, प्यूबर्टी एज होगी, तो GnRH हार्मोन निकलेगा, कहाँ से, हाइपोथैलेमस से। अब यहाँ पर GnRH क्या करेगा भाई, प्रेरित करेगा पीयूष ग्रंथि को, LH और FSH निकालो, ये कहाँ से निकल, अगर पीयूष से निकलती है। अब यहाँ पर सबसे पहले काम आता है FSH का, जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल याद रखना, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। तो ये प्रेरित करेगा किसको, पुट्टिका को, क्या कराने के लिए, सबसे पहले इसका काम होगा जो प्राथमिक पुट्टिका जो है उसके ऊपर और स्ट्रोमा की आवरण चढ़ाना, सेल चढ़ाना, ठीक है। तो ग्रेनुलोसा सेल का और स्तर चढ़ा देता है। तो कितनी स्तर चढ़ाता है, पहले एक और स्तर चढ़ाता है, एक तो चढ़ी हुई है तो एक और चढ़ा, तो उससे हमने कहा द्वितीय पुट्टिका, एक और चढ़ाता है तृतीय पुट्टिका, तो तृतीय के बाद एक और इसके ऊपर आवरण चढ़ता है ना, तो वो रेशेमय आवरण होता है जिसको हम कहते हैं थीका एक्सटर्मा, ये सुरक्षा देता है, थीका एक्सटर्मा हो गया। उसके अंदर वाले आवरण को क्या, अब हमने ये कहा तृतीय पुट्टिका बन गई है ना, इसके अंदर आवरण को हमने कहा थीका इंटर्मा, उसके अंदर एक और आवरण द्वितीय पुट्टिका। अब द्वितीय पुट्टिका ना जो होता है, क्या होता है कि जब बन रही होती है तो उसमें खाली भाग रह जाता है, वो खाली भाग के अंदर भरा होता है क्या, कुछ तरल भरा होता है, और उसको हम कहते हैं खाली भाग को एंट्रम, ठीक है, एंट्रम बोलते हैं। अब होता क्या है, देखो भाई, अब शुरुआत होते हैं, और इस पूरे आवरण को, जो ये स्तर इतनी सारी चढ़ रखी है, उसको हम कहते हैं ग्राफियन पुट्टिका। क्या कहते हैं, ग्राफियन पुट्टिका। अब यहाँ पर दूसरा काम FSH का क्या, पहला तो हो गया स्टोमा की क्या चढ़ाना, सेल चढ़ाना, आवरण पे आवरण चढ़ाया। अब यहाँ पर FSH का दूसरा काम होता है जो हमारा क्या है, एक्सटर्मा थीका एक्सटर्मा है, उससे अंदर क्या थी, इंटर्मा थीका, सॉरी थीका इंटर्मा। तो अब यहाँ पर जो थीका इंटर्मा अंतःपरवारक है, उससे क्या निकलवाना, एस्ट्रोजन निकलवाना, हो गया किसका निर्माण, एस्ट्रोजन का। अब इसके बाद क्या होगा, FSH का तीसरा काम है अर्धसूत्री फर्स्ट को कंप्लीट करवाना, जो कि डिप्लोटीन पे रुका हुआ था, है ना, डिप्लोटीन पे रुका था ना, हाँ। तो अब ये अर्धसूत्री फर्स्ट कंप्लीट होता है, जिसमें कि जो द्विगुणित हमारे प्राथमिक अंडक था, उससे अब क्या बनेगा, 2 असमान कोशिकाएं बनेगी, एक आगुणित बड़ी, जिसको हमने कहा है सेकेंडरी oocyte या द्वितीय अंडक, और एक छोटी सी प्रथम ध्रुवीय का प्राइमरी पोलर सेक। तो ये क्यों हुआ, ये छोटी बड़ी क्यों बनी, देखो भाई, छोटी बड़ी इसलिए बनी क्योंकि जब भ्रूण बनेगा तो क्या होता है कि जो हमारा अंडाणु है उसको क्या चाहिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए, क्या चाहिए, उसके कोशिका द्रव्य चाहिए, कोशिका द्रव्य ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए ताकि उसको भ्रूण बना पाए। तो कोशिका द्रव्य ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इस वजह से एक छोटी एक बड़ी होती है, ठीक है। और जो बड़ी है उसी को हम कह रहे हैं द्वितीय अंडक, सेकेंडरी oocyte, प्राइमरी से अब सेकेंडरी बन गया है। अब हमने ये FSH का कार्य खत्म करा, जिसके 3 कार्य थे, एक स्ट्रोमा का आवरण बनाना, दूसरा जो हमारी थीका इंटर्मा थी उससे क्या निकलवाना, एस्ट्रोजन निकलवाना, तीसरा कार्य क्या था कि
अर्धसूत्री फर्स्ट को कंप्लीट करवाना। अब हम देखते हैं एलएच हार्मोन का कार्य। अब जो एलएच हार्मोन निकला है वो क्या करेगा, जो अब हमारा द्वितीय अंडक है ना, द्वितीय अंडक की सबसे पहला काम क्या करेगा, जो ग्राफियन पुट्टिकाएं हैं उसके ऊपर ये जो आवरण चढ़े हुए हैं किसके, जो हमारा क्या था ये स्ट्रोमा सेल या ग्रैन्युलोसा सेल को ख़त्म कर देना, उसके आवरण ग्राफियन पुट्टिका की इस तरह को तोड़ देना। तो तोड़ेगा, ख़त्म नहीं मतलब तोड़ देगा, ताकि उसमें से क्या निकल जाए, उसमें से निकल जाए हमारा द्वितीय अंडक। ये द्वितीय अंडक बाहर की ओर बाहर निकल गया, ठीक है। और इस तोड़ने मतलब इसको निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं अंडोत्सर्ग, ठीक है। ओव्यूलेशन अंडोत्सर्ग, ठीक है, ओव्यूलेशन हो गया। अब ये निकल गया हमारा द्वितीय अंडक। अब द्वितीय अंडक में देखो भाई क्या होता है कि एक आवरण जोना पेलुसिडा तो चढ़ी हुई है, लेकिन जो हमारे स्ट्रोमा सेल है वो अभी भी इसके ऊपर थोड़े बहुत चिपके हैं, मतलब इसके ऊपर एक स्तर बना रखी है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कोरोना रेडिएटा। अब इसमें जो हमारा द्वितीय अंडक है उसमें स्टार्ट हो गई क्या, अर्धसूत्री सेकंड निकलते शुरुआत हो गई किसके, अर्धसूत्री सेकंड की। परंतु जब अर्धसूत्री सेकंड हुआ तो पहले क्या आती है, प्रोफेज, फिर आती है मेटाफेज, फिर आती है क्या, एनाफेज। लेकिन यहाँ पर एनाफेज नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि प्रोमोटिंग फैक्टर्स नहीं होते हैं एनाफेज कराने के लिए। तो इस वजह से जो हमारी अर्धसूत्री सेकंड है वो रुक जाती है। तो एलएच का दूसरा काम क्या है, देखो एलएच दूसरा काम क्या करेगा, जो अब ये टूटी हुई जो हमने टूट के ग्राफियन पुट्टिका, उसमें क्या होगा कि ल्यूटिन एक तरह का वर्णक है, ल्यूटिन वर्णक जो क्या करता है, भरने लगता है उसके अंदर, ठीक है। तो जो पीला रंग का वर्णक है ल्यूटिन वर्णक, अब जिसमें भरने लगेगा टूटी हुई ग्राफियन पुट्टिका को। अब जब ये ल्यूटिन वर्णक भर जाएगा तो अब हम इसको क्या कहेंगे, जब ल्यूटिन वर्णक भर जाएगा हम इसको कहेंगे कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। ल्यूटिन वर्णक भर गया तो हम इसे कह रहे हैं कार्पस ल्यूटियम। अब ये कार्पस ल्यूटियम जैसे हिंदी में कहते हैं पित्तपिंड, ठीक है, पित्तपिंड कहेंगे कार्पस ल्यूटियम में को। अब कार्पस ल्यूटियम से एलएच क्या करवाएगा, एलएच प्रेरित करेगा क्या निकलवाने के लिए, प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन निकल गया, कहाँ से एस्ट्रोजन निकला, हमारी थीका इंटरमा से निकला था, है ना। अब यहाँ पर जो हमारा क्या निकला है, प्रोजेस्टेरोन निकला है, वो किससे निकला है, हमारा वही टूटी हुई ग्राफियन पुट्टिका जो थी उसमें जब ल्यूटिन वर्णक भरा तो ये बन गया था कार्पस ल्यूटियम, और इस कार्पस ल्यूटियम से एलएच ने प्रेरित कर प्रोजेस्टेरोन निकलवा दिया। लेकिन अभी भी द्वितीय अंडक तो अंडक ही है, लेकिन हम अभी हमारा अंडाणु तो बना ही नहीं। तो अंडाणु निर्माण कैसे होगा, देखो भाई, जब ये द्वितीय अंडक निकल जाएगा अंडाशय से, अब ये अंडाशय से निकलने के बाद फैलोपियन नलिका में पहुंच जाएगा। फैलोपियन नलिका की तुम्बिका क्षेत्र में पहुंचने के बाद, है ना, तुम्बिका क्षेत्र पहुंचने के बाद जो कि क्या होता है, किस गति से आती है, सिलरी मूवमेंट से आती है ना, जो हमारी फैलोपियन नलिका में। अब जब तुम्बिका क्षेत्र में आ जाती है, जब मान लो कि क्या आ गए, शुक्राणु आ गए, वहाँ पर बैठे रहे, तो शुक्राणु जब आते हैं, अब ये शुक्राणु मैथुन प्रक्रिया से आ गए, है ना। तो शुक्राणु जब आए, ठीक है, तुम्बिका क्षेत्र पर, तो शुक्राणु में जैसे ही क्या हुई, जो द्वितीय अंडक है उससे टच हुए, शुक्राणु टच हुए, तो टच होने के बाद ही क्या होता है कि अर्धसूत्री सेकंड शुरुआत हो जाता है और कंप्लीट हो जाता है। और क्या हो जाता है, जब मतलब जब शुक्राणु भेदन करता है तो उसके बाद द्वितीय अंडक में अर्धसूत्री सेकंड कंप्लीट हो जाता है, जिससे अंडाणु व द्वितीय ध्रुवीय काय का निर्माण होता है। तो अब अर्धसूत्री सेकंड से क्या होगा, दो कोशिकाएं बनेंगी, और यहाँ भी दो कोशिका, एक बड़ी और एक छोटी बनती है, जिसमें क्या होता है, बड़ी वाले को हम कह रहे हैं अंडाणु, मतलब निर्माण हो गया अंडाणु का, और छोटी वाले को हम क्या कह रहे हैं, द्वितीय क्या कह रहे हैं, ध्रुवीय काय। जो अभी हमारी प्रथम ध्रुवीय काय बन गई थी, अब यहाँ पर सेकेंडरी पोलर सेक बनी है। अब यहाँ पर सेकेंडरी पोलर, उसका कुछ काम नहीं होगा। तो जो अंडाणु है उसके ऊपर अभी भी तो आवरण चढ़े हुए हैं, तो यहाँ पर काम कौन करेंगे, जो शुक्राणु है उसमें हमें पता था क्या ऊपर क्या है उसके ऊपर, एक्रोसोम, जो कि कैसे काम करता था, लाइसोसोम का, जो कि क्या करेगा, मतलब लाइसोसोम के आर नहीं करता था, मतलब यहाँ पर जो एक्रोसोम है वो क्या काम करेगा, जो हमारी चढ़ी हुई है जोना पेलुसिडा या कोरोना रेडिएटा, इन दोनों स्तरों को क्या करेगा, खत्म कर देगा, तोड़ देगा, नष्ट कर देगा, वह केवल और केवल अंडाणु ओवम बचेगा। तो ये हमने पूरी प्रक्रिया देखी अंडाणु बनने की, जिसको हम कह रहे हैं अंडजनन, oogenesis।